क्या हाल है साथियों। मैं विकास तोमर आपके अपने ट्रस्टवर्दी चैनल कलेक्टिव स्टडी फॉर सक्सेस पे आप लोग का स्वागत करता हूं। 14 अप्रैल का करंट अफेयर हम लोग देखेंगे हिंदी इंग्लिश दोनों ही भाषाओं में। फ्री वाला जो हमारा टेलीग्राम चैनल है उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वहाँ पे जाके ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन आपको वहाँ पे मिल जाते हैं, वीडियो के, चाहे कोई इंपॉर्टेंट न्यूज़ है, करंट अफेयर है, सब कुछ। ठीक, हमारे पेड ग्रुप्स चल रहे हैं यूपीएससी के लिए। ज़्यादा जानकारी के लिए 9650347272 पे आप लोग बात कर सकते हैं। आज के जो हमारे 10 मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जो कि प्रीलिम्स और मेंस एग्जामिनेशन में आ सकते हैं, यूपीएससी यूपीपीएससी बीपीएससी अदर स्टेट पीसी एग्जामिनेशन में, वो हैं ये सारे जिनको अब हम लोग देखेंगे विस्तार से। लेकिन उससे पहले मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि अगर आप लोगों को मेरा कंटेंट अच्छा लगता है, पढ़ाने का तरीका बढ़िया लगता है, तो लाइक करिए, शेयर करिए, लोगों को सब्सक्राइब कराइए। आपका ये अपना चैनल है, इसको जो है बढ़ाइए। और एजुकेशन का जो हमारा मिशन है कि हर जगह इसको पहुंचना चाहिए, गरीब से गरीब बच्चे के पास भी पहुंचना चाहिए, और जो भी मेहनत करके पढ़ना चाहता है और सिलेक्शन लेना चाहता है उस तक पहुंचे। तो इसके लिए जो है आप लोग इसमें जो है आप लोग अपना भी भागीदारी करिए। ठीक, जनरल स्टडीज पेपर 1 आर्ट एंड कल्चर से संबंधित जो हमारा पहला टॉपिक है वो है उत्सव पोर्टल। देखो, उत्सव पोर्टल जो है, अब इसको या तो ऐसे याद कर सकते हो कि टी इसमें है तो मतलब टूरिज्म से संबंधित है। ठीक, तो अभी क्या है कि न्यू दिल्ली में जो मिनिस्टर हैं टूरिज्म कल्चर एंड डोनर, डोनर क्या है आपका डिपार्टमेंट ऑफ नॉर्थ ईस्ट रीजन, जी किशन रेड्डी, इन्होंने इनॉग्रेट किया अमृत समागम। न्यू दिल्ली में 2 दिन का ये कॉन्फ्रेंस था। इसी कॉन्फ्रेंस के दौरान इन्होंने एक उत्सव पोर्टल है यानी कि वेबसाइट है एक। ठीक, टूरिज्म से संबंधित सारी इसमें जो है जानकारी दी जाएगी। मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म के अंतर्गत है। फेस्टिवल हो गया है, लाइव दर्शन कराएंगे। मान लीजिए कोई मंदिर है, वहाँ पे जो है रोज होती है ना कि पूजा का टाइम हो गया तो आप लोग को जाना पड़ता दर्शन करने, तो आप लाइव दर्शन इस वेबसाइट पे भी देख सकते हैं। ठीक, तो टूरिस्ट को बढ़ावा देना, टूरिज्म को बढ़ावा देना, उसके लिए किया जा रहा है। और अच्छी अच्छी फोटोग्राफ, बाहर के लोग भी टूरिज्म जो बढ़े, बाहर के लोग भी भारत में आए, और साथ ही साथ जो लोग नहीं जा सकते हैं वो लोग लाइव दर्शन भी कर सकें। नेशनल टूरिज्म डे होता है 25 जनवरी को। और 25 जनवरी को बताइए क्या होता है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो बताइएगा आप लोग। ठीक है, अगला जो टॉपिक है वो है जनरल स्टडीज पेपर 3 इकोनॉमी से संबंधित। देखिए, पेटेंट फाइलिंग। पेटेंट क्या होता है, मान लीजिए आपने जो क्रिटिकली उसको सोच के कुछ जो एप्लीकेशन ऑफ माइंड है वो आपने कुछ बनाया, प्रोडक्ट बनाया, प्रोसेस बनाया, तो उसको आप जो है चाहते हैं कि कोई मतलब डुप्लीकेट ना कर सके। ठीक है ना, और कोई अगर करता भी तो उसको जो है परमिशन मुझसे लेनी पड़े, और मैं उसको जब अलाउ करूंगा या करूंगी तो रॉयल्टी वो मुझे दे। ठीक है ना, क्योंकि हमारा ये एप्लीकेशन ऑफ माइंड था, तो पेटेंट कराया जाता है। अब इस पेटेंट में अभी क्या न्यूज़ में आया है कि भारत में पेटेंट जो ऑफिस है वहाँ पर हर साल क्या होता था कि ज़्यादातर जो भारत नॉन इंडियंस हैं वो पेटेंट भारत में ज़्यादा फाइल करते थे, और जो इंडियंस हैं वो पेटेंट फाइलिंग कम करते हैं। लेकिन पिछले 11 सालों के रिकॉर्ड में अगर देखा जाए तो पहली बार ऐसा हुआ है कि जो जनवरी से लेकर मार्च 2020 के क्वार्टर में इंडियंस ने ज़्यादा पेटेंट की एप्लीकेशन फाइल करी है इन कंपेरिजन टू नॉन इंडियन एप्लीकेंट्स। ठीक, इंडियंस ने जो है 10,706 किए हैं, 90 जो है आपका नॉन इंडियन एप्लीकेंट्स ने किया है। 2014-15 से अगर कंपेयर करें तो 50% की जो है इंक्रीमेंट हुई है जो पेटेंट फाइल हो रहे हैं। 5 गुना इंक्रीज हुआ है आपका पेटेंट का। ठीक है ना, इन ग्रांट ऑफ पेटेंट, जिनको पेटेंट फाइल दे दिया गया। एक होता है कि अप्लाई किया, और एक होता है कि भैया आपको पेटेंट मिल गया। ठीक, तो 50% जो है एप्लीकेशन में हुआ है इंक्रीमेंट, और आपका जो है 5 गुना ज़्यादा हुआ है पेटेंट मिलने पर। ठीक, अब ये सब इसीलिए हो पा रहा है क्योंकि पेटेंट के एग्जामिनेशन करना ये सब पहले जो है दिसंबर 2016 से पहले 72 महीने का होता था। ठीक है ना, 72 महीनों का होता था टाइम। अब ये 5 से 23 मंथ में जो है आपका टेक्नोलॉजी की मदद से पेटेंट का एप्लीकेशन मिलेगा कि नहीं मिलेगा ये पता चल जाता है। इंडिया की ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स में जो रैंकिंग है 2021 में वो 46वीं है। 2015-16 में जो है 81st थी, ध्यान रखना। ठीक, तो इस सूचकांक के बारे में मैंने कुछ इन्फॉर्मेशन यहाँ पर डाली है। विपो वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल जो प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन है, और इंसीड, ये दोनों लोग मिलकर जो है ये ग्लोबल इनोवेशन नवाचार इंडेक्स निकालते हैं। ठीक, 2007 से चालू किया था, तब इंसीड और एक वर्ल्ड यूनिवर्सिटी करके था, तो वो दोनों लोग करते थे। अब विपो और ये निकालते हैं। ठीक, बौद्धिक संपदा से संबंधित है ये वर्ल्ड इंटरनेशनल आपका इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन। 2021 में टॉप कौन था? स्विस। इंडिया की रैंकिंग क्या थी? 46th। ठीक, इस इंडेक्स को जो है क्रिएट किया था सौमित्र दत्ता ने, ये ध्यान रखना इंडियन है इसलिए मैंने यहाँ पे इसको भी जोड़ दिया।
अगला टॉपिक है वो है जनरल स्टडीज पेपर 2 पॉलिटी एंड गवर्नेंस संबंधित प्रधानमंत्री संग्रहालय, ठीक है ना, प्रधानमंत्री संग्रहालय। अब ये क्या है कि प्रधानमंत्री से संबंधित है, जो भी भारत में प्रधानमंत्री रहे हैं आज तक सबके बारे में बताया गया, उनकी क्या 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 कंट्रीब्यूशन है, मतलब सकारात्मक रूप से, ठीक है ना, पूरा संग्रहालय है। और चाहे किसी भी विचारधारा के हों, किसी भी कार्यकाल में रहे हों, सबके बारे में, सबके कंट्रीब्यूशन के बारे में यहाँ पर प्रधानमंत्री संग्रहालय में दिया जा रहा है। 14 अप्रैल को नरेंद्र मोदी जी जो है इसको इनॉग्रेट करेंगे। आज़ादी का अमृत महोत्सव का ही ये पार्ट है। इसमें क्या है, मतलब वॉट जो है क्या है, स्वतंत्रता के बाद भारत की कहानी अपने प्रधानमंत्रियों के जीवन और योगदान के माध्यम से बताता है। ठीक, ये संग्रहालय, और इसमें जो है इररिस्पेक्टिव ऑफ आइडियोलॉजी, ठीक है। और इसमें एक चीज़ ये भी है कि संग्रहालय आपका इंटीग्रेट करता है। मान लीजिए पहले जो ब्लॉक 1 था, ब्लॉक 2 था, बीच में संग्रहालय आ गया, ठीक, B1 हो गया, B2, तो इसको इंटीग्रेट करता है ये बीच में आपका प्रधानमंत्री संग्रहालय। और जो लोगो है, इसका लोगो बनता है ना हर चीज़ का, जैसे मैंने अपना लोगो बना रखा है, CS लिखा हुआ उसमें, तो वैसे ही क्या है कि पीपल जो है एक दूसरे का हाथ पकड़े हुए हैं, अलग अलग लोग, और बीच में जो है उन्होंने होल्ड क्या कर रखा है, धर्म चक्र, ठीक। तो ये सिंबलाइज करता है नेशन और डेमोक्रेसी को। ये देख लेते हैं यहाँ पर, देखिए सबसे पहले कौन रहे भाई साहब, जवाहरलाल नेहरू, फिर गुलजारीलाल नंदा, लाल बहादुर शास्त्री, सब बहुत, ये फिगर बहुत ही ज़्यादा बड़ी है मेरे लिए बहुत ही ज़्यादा बड़ी है। इनके जैसा राजनेता मेरे ख्याल से ना हुआ है ना कभी होगा, ठीक है ना, बहुत ही बढ़िया। अगर कभी पूछता ना कि अकाउंटेबिलिटी एथिक्स के पेपर में आता है, रेस्पॉन्सिबिलिटी वाली चीज़ में, जैसे एक बार रेलवे का एक्सीडेंट हो गया था कुछ, ठीक है ना, तब ये रेल मंत्री थे, इन्होंने इस्तीफा दे दिया था कि उन्होंने कहा कि ये नैतिक जिम्मेदारी है कि मैं नहीं कर पाया तो मैं इस्तीफा दे रहा हूँ। आज के टाइम पे कह दो कि जरा इस्तीफा देना, देखो क्या कहेंगे, ठीक। तो गुलजारीलाल नंदा 2 बार बने, इंदिरा गांधी, मोरारजी देसाई, चरण सिंह, इंदिरा गांधी, ठीक, ये भी 2 बार, राजीव गांधी, विश्वनाथ प्रताप सिंह, चंद्रशेखर, P नरसिम्हा राव, अटल बिहारी वाजपेयी जी, SG देवगौड़ा, इंद्र कुमार गुजराल, और अटल बिहारी वाजपेयी जी फिर से, मनमोहन सिंह, और नरेंद्र मोदी अभी चल रहे हैं, ठीक है। तो ये कुछ यहाँ पे जो चीज़ें हैं जो कि प्रधानमंत्री संग्रहालय में दिखाई जाएंगी। अगला टॉपिक है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जनरल स्टडीज़ पेपर 3 इकोनॉमी के इंफ्रास्ट्रक्चर संबंधित है। बजट वाले वीडियो मैंने आप लोगों को बताया था कि भाई साहब एक पर्वतमाला नाम से एक स्कीम आई है, नई स्कीम आई है, जो कि जो रोपवे होते हैं ना, ये जैसे रोपवे अभी क्यों न्यूज़ में आप समझ ही रहे हो, जो देवघर एक डिस्ट्रिक्ट है, वहाँ पे देवघर मंदिर भी है, इंपॉर्टेंट भी है आर्ट एंड कल्चर के अनुसार के लिहाज से। तो देवघर के लिए जाने के लिए झारखंड में जो है ये रोपवे बने हुए थे। अब रोपवे क्या हुआ, रोपवे खराब हो गई, और उसकी वजह से क्या हुआ कि 48 कुछ लोग फंस गए थे, 3 लोग की मौत भी हो गई उनके सर्च एंड रेस्क्यू में। तो काफ़ी बड़ा हादसा हुआ, कई लोग गिर के मर गए बेचारे। तो ये पर्वतमाला जो स्कीम आई थी बजट में, ये भी इसी से संबंधित है, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मोड में। भाई साहब कुछ ऐसी रोड है पहाड़ों पे जो मुश्किल से आ सकते हो, सीधे अपने रोपवे के थ्रू चले जाएं। लेकिन अब ये वाला जो हुआ है कांड, इससे थोड़ा बहुत तो इफेक्ट पड़ेगा, और ज़्यादा मेरे ख्याल से सेफ्टी स्टैंडर्ड्स अब और ज़्यादा अच्छे हो जाएंगे, ठीक। बाकी ये किस कंपनी को दिया गया था, क्या था, जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। और ये अभी 3 डेथ हो गई, 48 लोगों में से 45 लोग बचा लिए गए हैं। चलो, अच्छा, देवघर जो टेम्पल है देवघर करके, वो क्यों इम्पोर्टेंट है एक बार बताइएगा। NCERT की आर्ट एंड कल्चर वाली जो NCERT है उसमें इसके बारे में अलग से एक उल्लेख किया गया है। जनरल स्टडीज पेपर 3 पॉलिटी एंड गवर्नेंस हेल्थ इशू संबंधित जो अगला टॉपिक है वो है मिड डे मील। मिड डे मील का मैंने अभी आप लोग को बताया भी था, इसका नाम क्या हो गया है, प्रधानमंत्री पोषण शक्ति निर्माण, या फिर PM पोषण हो गया नाम 2021 में, ठीक। अब क्या है कि पोषण की बात है, मिड डे मील क्यों दिया जाता था, कई सारे रीज़न है। एक तो लोगों को जो है, जो बच्चों को जो है, आप स्कूल में इनरोलमेंट तो करा देते हो, लेकिन बच्चे स्कूल जाते ही नहीं थे, तो उन्होंने कहा कि ठीक है, हम दिन में जो है हॉट कुक्ड फूड देंगे बच्चों को स्कूल में ही, तो बच्चे आएंगे, एनरोलमेंट भी करेंगे, एडमिशन भी लेंगे, और वहाँ जाके पढ़ेंगे भी, भले ही खाने के लिए आए एक बार को, तो रुकेंगे वहाँ पर, रिटेन होंगे, पढ़ेंगे, साथ ही साथ उनका पोषण भी अच्छा होगा, माल नरिशमेंट भी, कुपोषण भी खत्म होगा। तो इन सब जो है उसके पीछे रीजंस थे इसको लाने के लिए। 1995 में इसको लाया गया था, और 5वीं कक्षा तक के बच्चों को जो है 15 अगस्त को लॉन्च किया गया था। 2408 ब्लॉकों में दिया जाता था ये, और ये आपका जो है सेंट्रली स्पॉन्सर्ड थी, यानी कि स्टेट्स भी इसमें कुछ पैसा लगाते थे। 2007 में UPA जो गवर्नमेंट थी उसने कक्षा 8 तक के लिए इसको बढ़ा दिया गया था। अभी जो न्यूज़ में है वो इसलिए क्योंकि कर्नाटका ने बोला है कि हम भी जो है अंडा जो है देंगे बच्चों को स्कूलों में, और ये ऐसा करने वाला 13वां राज्य बच जाएगा, ठीक।
स्कीम में कितने बच्चे भाई साहब कवर्ड हैं? 11.80 करोड़ जो चिल्ड्रन है उसके अंदर कवर्ड हैं। कौन सी क्लास? 1 से 8 तक के बच्चों के जो कक्षा है उनमें, 6 से 14 तक एज के ग्रुप में 11.2 लाख गवर्नमेंट और गवर्नमेंट एडेड स्कूल में है, म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन जैसे दिल्ली का है उसमें भी ये दिया जाता है अंडर द प्रोविजंस ऑफ नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट 2013। लॉ कौन सा है इसके पीछे? ये वाला। ठीक, तो ये सब चीज़ें याद रखिएगा, हो सकता है पूछ ले। जनरल स्टडीज पेपर 3 डिफेंस एंड सिक्योरिटी से संबंधित अगला टॉपिक है वो क्या है? काम। काम रहना चाहिए आप लोग को, CALM वाला काम बोल रहा हूँ, ठीक है। काम मतलब क्या है? कनिस्टर लॉन्च्ड एंटी आर्मर लॉइटर एमिनिशन। ठीक, अभी क्या है, इंडियन आर्मी ने ये कहा है, रिक्वेस्ट फॉर इंफॉर्मेशन दे दिया है कि ये लॉइटर एमिनिशन बनाओ, ठीक है ना, ताकि हम इसका उपयोग कर सकें भारत के पश्चिमी मैदानी क्षेत्र और डेजर्ट मरुस्थल वाले क्षेत्रों में, साथ ही साथ जो आपका नदन बॉर्डर है, हाई एल्टीट्यूड एरियाज है लद्दाख में, वहाँ पे भी यूज़ कर सकें। अब ये काम सिस्टम क्या है? काम सिस्टम देखो इस तरीके से, ये कनिस्टर है, इसमें जो है इसमें कई सारे मतलब एक तो ये लगा हुआ है आपका कैमरा। ठीक, ये एक एरिया में जो है अपना रहेगा, ये कैमरे के थ्रू जो है आप दूसरी जगह हैं वहाँ से आप इससे कैमरे के थ्रू निगरानी कर रहे हैं, जैसे आपको दिखा कोई जो है एनिमी आ रहा है तो आपने इसके थ्रू ही जो है इसको मार दिया। कनिस्टर के थ्रू होता है, एंटी आर्मर यानी कि जो आर्मर्ड होता है, कवच होता है, उसको भेद देता है, ठीक है ना। तो ये सारी चीज़ें, ये अभी काम इसको बोलते हैं कनिस्टर लॉन्च्ड एंटी आर्मर लॉइटर एमिनिशन। ठीक, ये याद रखिएगा। ड्रोन भी के शेप में होता है जैसा कि पिक्चर में दिखाया गया है। अब देखिए, भारत के राष्ट्रपति का जो है चुनाव आने वाला है। अभी के जो हमारे राष्ट्रपति हैं राम कोविंद जी, इनका जो टेन्योर है वो आपका जनवरी में खत्म हो रहा है। ये 16वें विच इज ऑल्सो व्हेन द 16th इंडियन प्रेसिडेंशियल इलेक्शन विल बी हेल्ड टू इलेक्ट हिज सक्सेसर, यानी कि ये 15वें जो है आपके राष्ट्रपति हैं, 16वें को चुना जाएगा। चुना कैसे जाता है भाई साहब? कि इलेक्शन कमीशन जो है वो चुनाव कराता है, एक इलेक्टोरल कॉलेज होता है, कॉलेज, उसमें सिर्फ इलेक्टेड जो आपके MP हैं, आपका लोकसभा राज्यसभा से इलेक्टेड, ठीक, निर्वाचित, जो नॉमिनेटेड है, नामित है, उनको नहीं, सिर्फ इलेक्टेड जो निर्वाचित हैं, इलेक्ट होके आए वोट के जरिए, ठीक, चाहे वो लोकसभा में हो चाहे राज्यसभा में, दोनों जगह से जो है सिर्फ इलेक्टेड वाले ही इसको इलेक्टोरल कॉलेज में होते हैं। साथ ही साथ इलेक्टेड जो विधान सभाएं हैं, सारे राज्यों में विधान सभाएं तो होती है ना, विधान परिषद तो किसी 6-7 जो है उसमें है, कितने राज्यों में बताइएगा, तो उसको हम नहीं लेते हैं। ठीक, हम लेते हैं विधान सभाओं में जो भी इलेक्टेड हैं, ठीक, तो वो जो है उनको भी जोड़ा जाता है आपका इलेक्टोरल कॉलेज में। और फिर उसका फॉर्मूला होता है, हर उसका जो है अलग से निकलता है, हर एक जो कैंडिडेट होगा MP MLA का, तो उसका एक वोट की एक जो है वैल्यू बनती है, फिर उसके हिसाब से निकाला जाता है। ठीक, तो पोस्ट एक ही है तो उसका फॉर्मूला है, खैर उतना तो इम्पोर्टेंट नहीं है, मतलब इतना तो मतलब यहाँ पर इतना वो नहीं है। ठीक, तो ये कौन कौन है? इलेक्टेड होते ही, बस ये जो ध्यान रखना। और विधान परिषद के तो कतई नहीं होते हैं, ठीक, लेजिस्लेटिव काउंसिल के तो कतई नहीं होते हैं इलेक्शन के, जो इलेक्शन कॉलेज के अंदर जो कि इलेक्ट करता है भारत के राष्ट्रपति को। ठीक, तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा। अभी भारत में इसका मतलब इलेक्टोरल कॉलेज में कितने लोग होंगे? 4896 जो है इलेक्टर्स इसमें होंगे इलेक्टोरल कॉलेज में, और जिसमें से 543 लोकसभा के MP हो गए, 233 MP हो गए राज्यसभा के, और 4120 MLA हो जाएंगे सभी राज्यों से, साथ ही साथ दिल्ली और पुदुचेरी की यूनियन टेरिटरी से। क्यों? क्योंकि इन दोनों ही यूनियन टेरिटरी में जो है, दोनों यूनियन टेरिटरी में अभी लेजिस्लेचर है। ठीक, लेकिन जम्मू एंड कश्मीर में भी आप कहोगे कि भैया ये भी तो यूनियन टेरिटरी है जहाँ पे लेजिस्लेचर है, ऐसा बताया गया है, लेकिन अभी निर्वाचन तो नहीं हुआ है ना, निर्वाचन नहीं हुआ तो इस वाले में जो है ऐड नहीं हो पाएंगे। सिंपल चीज़ है। वहाँ पे आपसे पूछेगा जम्मू कश्मीर भी पार्ट ले रहा है, नहीं ले सकता, नहीं ले सकता, वहाँ पे अभी लेजिस्लेचर बताया गया लेकिन चुनाव हुआ क्या? और जब कहा, मैंने बताया बार बार कि जो इलेक्टेड हैं वही ही इसमें वोट कर सकते हैं, ठीक, या फिर इसमें आ सकते हैं इलेक्टोरल कॉलेज में। तो अभी जब निर्वाचन हुआ ही नहीं तो कहाँ से आ जाएंगे? ठीक, तो ये सारी चीज़ें यहाँ पर ध्यान रखिएगा। जनरल स्टडीज पेपर 3 एनवायरमेंट संबंधित जो अगला टॉपिक है वो है सोलर कैपेसिटी। देखो, एक संस्था है, रिपोर्ट उसने तैयार करी, JMK रिसर्च एंड द इंस्टीट्यूट फॉर एनर्जी इकोनॉमिक्स एंड फाइनेंशियल एनालिसिस ने एक रिपोर्ट निकाली और कहा है कि 2022 तक भारत का जो टारगेट था कि हम सोलर एनर्जी
जो है पहुंचा लेंगे 100 गीगावाट तक, वो पूरा नहीं हो पाएगा। ठीक, कई सारी चीज़ें इसमें थी, मैंने इसको शॉर्ट फॉर्म में किस तरीके से नोट्स बनाने चाहिए वो भी मैं यहाँ पे समझाते हुए आपको बताया है। सोलर 2022 तक भारत का क्या टारगेट था कि 100 गीगावाट जो है सोलर एनर्जी के थ्रू बनाएंगे, ठीक, एनर्जी प्राप्त करेंगे, जिसमें से 60 गीगावाट जो है वो आपका यूटिलिटी सेक्शन का होगा जो कि ग्रिड कनेक्टेड होता है, ठीक, और 40 गीगावाट जो है रूफ टॉप सोलर होगा, जैसे छत पे जो लगाया जाता है, इसमें कुछ सब्सिडी भी दी जाती है, ठीक, 40 होगा। लेकिन यहाँ पर जो है भारत में अभी जो देखा जाए दिसंबर 2021 तक तो सिर्फ 55 गीगावाट यानी कि आधा कर पाए हैं। उसमें भी सबसे ज़्यादा जो है ग्रिड कनेक्टेड यूटिलिटीज वाला है आपका स्केल का, और फिर रूफटॉप है, और थोड़ा बहुत मिनी माइक्रो ऑफ ग्रिड प्रोजेक्ट है। मतलब होता ना कि आपने देखा होगा कि जंगल में लगा रखा है अपना जो है, बिल्कुल ना ग्रिड से कनेक्टेड है, बस अपना बिजली सौर ऊर्जा जितनी जो लाइट वाइट जल जाए उतना, तो 3% उतना हुआ है 55 गीगावाट से। और इसमें अनुमान जो लगाया जा रहा है कि 19 गीगावाट और जुड़ जाएगा, उसमें यूटिलिटी सेक्टर 15.8 होगा, 3.5 गीगावाट जो है रूफटॉप सोलर होगा, ठीक। रूफटॉप सोलर जो है पीछे चला, इसकी वजह से एक बड़ा रीज़न है कि 100 गीगावाट हम नहीं कर पाएंगे। अब 1 साल बचा है तो ये 100 बाकी आधा कैसे पूरा कर पाएंगे, ठीक। अच्छा, मैंने आप लोग को एक चीज़ बताई है, सोलर टारगेट अब कितना हो गया हमारा ओवरऑल रिन्यूएबल एनर्जी का टारगेट 500 गीगावाट, ठीक है ना। जो नए नेशनली डिटर्मिन्ड जो कंट्रीब्यूशंस हैं कंट्रीज़ के द्वारा, तो भारत ने अभी बढ़ा दिए ना, 500 गीगावाट कर दिए, तो उसमें क्या क्या कमिटमेंट है कमेंट करके बताइए। और 500 में से सोलर एनर्जी कितने के थ्रू हमें बनानी है 2000 कब तक, 2030 तक, उसको भी कमेंट करके बताइए, ठीक। तो ये थोड़ा सा आपके लिए होमवर्क हो गया। जनरल स्टडीज पेपर 2 इंटरनेशनल रिलेशन संबंधित अगला क्या टॉपिक है, श्रीलंका भाई साहब वित्तीय संकट बहुत बुरा आ चुका है, बहुत बुरा। मतलब कि अभी तक वैसे तो इनका अच्छा रिकॉर्ड था श्रीलंका की, कभी भी अपना जो ये कर्जा होता था वो समय पे वापस करते थे, लेकिन अभी जो है इन्होंने डिफ़ॉल्ट घोषित कर दिया, प्रीएम्प्टिव डिफ़ॉल्ट कर दिया है कि हम भैया जो ये फॉरेन डेप्ट है, एक्सटर्नल डेप्ट जो है, लोन जो है हमारे ऊपर $51 बिलियन का नहीं दे पाएंगे, ठीक है ना, नहीं दे पाएंगे। और यहाँ पे कहा गया कि हम इमरजेंसी वो मेजर्स ले रहे हैं, जिसमें कि इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड से इनकी बातचीत करें। अब मैंने आप लोग बताया भी था, बैलेंस ऑफ पेमेंट वाली जब प्रॉब्लम होती है तब आपका इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड जो है सामने आता है। अगर वैसे कोई डेवलपमेंट इश्यूज़ के लिए डेवलपिंग कंट्री को कोई लोन चाहिए होता तब वर्ल्ड बैंक या वर्ल्ड बैंक ग्रुप अब सामने आता है, ठीक। तो यहाँ पे इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड से बातचीत कर चल रही है, और उस पर हो सकता है कि वो उनकी मदद करे। लेकिन ये क्या करता है इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, एक तो इसमें कहा जाता है कि यूएसए का बड़ा वो रहता है और वेस्टर्न कंट्रीज़ का, तो ये कुछ जो है कंडीशन रखता है, वो कंडीशन जब पूरी करोगे तभी ये लोन वोन देता है, ऐसे मदद कोई नहीं करता। तो मजबूरी का नाम, मतलब मजबूरी के टाइम पे जो है आपसे मतलब कुछ चीज़ें मनवा लेता है, ये मदद तो करेगा लेकिन ऐसे नहीं। और डेप्ट जो लोन है उसका रीस्ट्रक्चरिंग करना पड़ेगा ही पड़ेगा, ऐसा उन्होंने कहा है। जैसा लोन होता है किसी कंपनी का, तो उसमें रीस्ट्रक्चरिंग में क्या होता है कि भाई साहब कुछ शेयर्स आपको दे दिए जाएंगे, ठीक, तो रीस्ट्रक्चरिंग कर दिया। तो इसी तरीके से यहाँ पर भी किया जाएगा कुछ ना कुछ। और 2 पॉलिसी चेंजेस भी अभी रिसेंटली श्रीलंका ने किए हैं। एक तो रूपी को लॉन्च किया है इन्होंने मार्च में, रूपी करेंसी, ठीक है ना। तो वो उसको जो है मतलब इंडियन रूपी नहीं, ठीक है ना, इंडियन रूपी नहीं, अपना श्रीलंका वाला रूपी इन्होंने मतलब करेंसी लॉन्च करी है। और इसको यूएस डॉलर के जो है अगेंस्ट में 320 रुपये देने पड़ते हैं, तो काफ़ी ज़्यादा डेप्रिशिएटेड मूल्यह्रास हो चुका है इनकी जो है मूल्य का, ये रुपये का। और सेंट्रल बैंक ने जो है इंटरेस्ट रेट भी 7% जो है कर दिया है, 7% कर दिया। तो इससे क्या है कि लोन लेना हो जाएगा महंगा, तो फिजूल खर्ची होगी कम, ठीक। तो ये आईएमएफ जो है ये सब चीज़ें कहता भी है कि भैया लोग की ये लोन महंगा करो, ये सब मार्केट एक्सेस दो हमें, ठीक है ना। जैसे भारत में हुई थी ना आपकी एलपीजी रिफॉर्म हुए थे, तब भी ये वॉशिंगटन कंसेंसस यही सब था कि आपको जो है मार्केट एक्सेस हमें देना पड़ेगा, आपकी मार्केट में हम अपने सामान बेच पाएँ, या आपको इंटरेस्ट रेट जो है वो करने पड़ेंगे, जो एक्सचेंज रेट है उसको फ्लोटिंग करना पड़ेगा, मार्केट के हिसाब से चलना चाहिए, पैक्ड नहीं कर सकते। एनसीईआरटी पढ़ी है ना, ये सब चीज़ें वहाँ पर बता रखी हैं, कोई रॉकेट साइंस नहीं है इसमें, ठीक। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पर चल रही हैं। श्रीलंका अभी तक तो लोन सब चुकाता था लेकिन इस बार नहीं चुका पा रहा है। अगला टॉपिक है वो है जनरल स्टडीज पेपर 3 इन्वायरमेंट, ये इकोनॉमी से संबंधित होगा। रिटेल इन्फ्लेशन यानी कि खुदरा मुद्रास्फीति, और आपका जो थोक वाला होता है होलसेल इन्फ्लेशन, वो क्या होता है थोक मुद्रास्फीति। अभी क्या है मार्च के महीने में, जब पिछले साल के मार्च से कंपेयर करोगे आप, तो जो महंगाई दर है
वो 6.95% हो गई है। ये फास्टेस्ट पेस से है पिछले 1.5 सालों में। और जो रिजर्व बैंक, मैंने आप लोग कई बार बताया कि 2 से 6 के बीच में रखने की कोशिश करता है मुद्रास्फीति को, इन्फ्लेशन को, वो लगातार तीसरी बार तीसरे महीने में ये 6% से ऊपर रह रही है। मैंने आप लोग पहले बताया था जब होलसेल इन्फ्लेशन, जब मैंने बताया था कि 12% तक पहुंच गया था, कि देखिएगा आने वाले टाइम पे रिटेल इन्फ्लेशन, जो खुदरा इन्फ्लेशन है, सीपीआई के जरिए इसको नापते हैं हम लोग, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, वो भी बढ़ जाएगा। वही देखने को मिल रहा है। ठीक, तो इकोनॉमी में देखिए ये है कि एप्लीकेशन आपको जो है पता होना चाहिए। थ्योरी पढ़ते रहोगे कुछ फायदा नहीं होगा जब तक उसको प्रैक्टिकल लाइफ में आप जोड़कर नहीं पढ़ोगे। ठीक, तो यहाँ पर फूड क्यों बढ़ा है भाई साहब? ठीक, ओवरऑल इन्फ्लेशन, रिटेल इन्फ्लेशन क्यों बढ़ा है? 2 कारणों से। खाने की चीज़ें महंगी हो गई, दूसरा फ्यूल महंगा हो गया है। देख ही रहे हो आप, फ्यूल महंगा होता है तो भारत में क्या है कि जितने भी लॉजिस्टिक्स हैं वो सब रोड के थ्रू है। रोड के थ्रू किससे चलेंगे? डीजल से चलेंगे, और डीजल हो रहा है महंगा। तो डीजल जब महंगा होगा तो जो कंपनियां हैं वो सारा कुछ पैसा जो है, जब सप्लाई रॉ मटेरियल ही महंगा आ रहा है तो वो सारा पैसा जो है कंज्यूमर के ऊपर डाल देते हैं। तो ये सारी चीज़ें 17 मंथ हाई जो है ये पहुंच गया है अभी, फ्यूल और फूड। ठीक, ये तो एक हो गया कि इन्फ्लेशन, ओवरऑल रिटेल इन्फ्लेशन क्यों बढ़ रहा है? फूड और फ्यूल के दाम बढ़े हैं, फूड और फ्यूल के दाम बढ़े उसकी वजह से। दूसरी चीज़ है कि अर्बन और रूरल एरियाज में कहाँ पर ज़्यादा महंगाई बढ़ी? तो रूरल एरियाज में ज़्यादा महंगाई बढ़ी है। ठीक, इन कंपेरिजन टू अर्बन एरियाज। ठीक, फूड प्राइस इंडेक्स जो है 8% के ऊपर चला गया, मतलब ग्रामीण क्षेत्रों में और ज़्यादा जो फूड पैदा करता है बेचारा, उसी को फूड महंगा मिल रहा है। ये चीज़ है। और फ्यूल प्राइसेस भी भाई साहब बढ़ रहे हैं, तो उसकी वजह से भी लॉजिस्टिक्स ये सब भी महंगा हो रहा है, उसकी वजह से भी ये इन्फ्लेशन बढ़ गया है। ठीक, 6% तीसरे महीने लगातार हुआ। देखो ऐसे, मार्च 2020 में 5.84 था, फिर ये धीरे धीरे मार्च 2021 में जो है आपका फिर से कुछ आया 6 के ऊपर, फिर मार्च 2022 में 7% पहुंच गया। 17 महीनों में सबसे हाईएस्ट है ये। ठीक, मार्च में। तो कैसा लगा आज का आप लोगों को सेशन? अगर पसंद आता तो प्लीज लाइक बटन तोड़िए, ज्यादा लोगों को जोड़िए, शेयर सब्सक्राइब कराइए। ये हमारे पेड ग्रुप के मॉड्यूल है, आप लोग पॉज करके इसको पढ़ सकते हैं, जो भी आपको सही लगा उसको ज्वाइन कर सकते हैं। एक नया ग्रुप हम लोग जो है यूपीपीएससी 2022 के लिए चालू करने वाले हैं जल्दी ही, और इसमें कोई भी आपको जो है लेना है, कोई भी डाउट है तो आप लोग 9650347272 पे हमसे बात कर सकते हैं। तो चलिए, कल फिर से मुलाकात होती है सुबह 6 बजे। तब तक के लिए आप लोग से लेते हैं अलविदा। जय हिंद, जय भारत, ऑल द वेरी बेस्ट, वंदे वंदे मातरम।